हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में समाजशास्त्र को पढ़ने एवं समझने के आसान तरीका को लेकर के आपके सामने आए हैं। पिछले सेशन में समाजशास्त्र के फील्ड में करियर के विभिन्न ऑप्शन पर हमने चर्चा किया था। उन्हीं सभी करियर के ऑप्शन को ध्यान में रख करके समाजशास्त्र को सरलतम तरीके से फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया है। यह सभी प्रकार के विद्यार्थी एवं प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप रेगुलर कोर्सेस में ग्रेजुएशन में जाना चाह रहे हो या हों, पीजी करना चाह रहे हो या पीजी कर रहे हो, साथ ही नेट का या जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, साथ ही यूपीएससी या स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। इसीलिए सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ऑल इन वन पैकेज के रूप में समाजशास्त्र को समझने के तौर तरीकों को हमने फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया है। आइए समाजशास्त्र को पढ़ने एवं समझने के आसान तरीकों की चर्चा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण समाजशास्त्र को दो भागों में हमने विभाजित किया है। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी और दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी का स्टैटिक एस्पेक्ट है और एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी का डायनेमिक एस्पेक्ट है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी प्रोग्रामिंग। जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर पर कई प्रकार के प्रोग्राम करते हैं, उसी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी को समझने के उपरांत हर प्रकार के एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी के उत्तरों का समाधान किया जा सकता है। फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी विद्यार्थियों के कंप्रिहेंशन कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, जिसके आधार पर एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी में विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में समर्थ हो पाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी को अप्लाइड सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। अप्लाइड सोशियोलॉजी के अंतर्गत चेंजिंग एस्पेक्ट या प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट पर अध्ययन, अनुसंधान एवं उसका समाधान खोजा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य खास तथ्य यह है कि चाहे रेगुलर कोर्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस, एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी का सिलेबस बड़ा होता है, जबकि फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी का सिलेबस कम होता है। इसके ठीक विपरीत फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी को समझने में ज़्यादा समय देना पड़ता है, जबकि एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी को समझने में कम समय देना होता है। क्योंकि यदि फंडामेंटल्स को अगर समझ गए तो उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को समझना या उसका समाधान खोजना बहुत ही सरल हो जाता है। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो हमने लेक्चर मोड में दिया था। इस वीडियो को पीपीटी मोड में आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि जब तक सभी तथ्य आपके सामने नहीं रहेंगे तब तक इस फार्मूला को या इस पद्धति को या इस तरीकों को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए इस सेशन को हम पीपीटी मोड में प्रस्तुत कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी एवं एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी को और विस्तार से समझने की आवश्यकता है। इसलिए आइए दोनों को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। समझने की सुगमता के लिए फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। उसमें पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स,
तीसरा है सोशोलॉजिकल थॉट, चौथा है सोशोलॉजिकल थ्योरी और पांचवा है रिसर्च मेथडोलॉजी। यद्यपि ये पांचों भाग फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी को समझने में सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के जगत में इन पांचों भागों का अपना अपना रोल है। इंट्रोडक्शन मौलिक रूप से समाजशास्त्र को समझने में सहायता प्रदान करता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समाजशास्त्रीय भाषा शैली का निर्माण करता है। सोशोलॉजिकल थॉट विद्यार्थियों के अंतर्गत या समाजशास्त्र से अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के अंदर इंसाइट को डेवलप करता है। सोशोलॉजिकल थ्योरी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का निर्माण करता है और रिसर्च मेथडोलॉजी ओवरऑल व्यक्ति के थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिविटी, हर प्रकार का डीपनेस प्रदान करता है। इन पांचों पार्ट्स को और गहराई से समझने की आवश्यकता है, इसलिए आइए इसको अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इसके माध्यम से समाजशास्त्र मूल विषय से परिचय प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत डिफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ सोशोलॉजी, रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस एंड फिलोसफी, इतने ही सम्मिलित किया जाता है। यह बहुत आसान भाग है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह 10 दिन में तैयार हो जाने वाला भाग है और एक बार तैयार हो जाने के बाद ये हमेशा काम में आता रहता है। इसीलिए यह बहुत आसान है और एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और यहीं से आरंभ होता है समाजशास्त्र का मूल भाग। मित्रों, किसी भी विज्ञान की अपनी एक भाषा शैली होती है और उस भाषा शैली का निर्माण होता है कॉन्सेप्ट से। इसीलिए कॉन्सेप्ट जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे तब तक मैच्योर्ड भाषा शैली का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेज में यह ज़रूरी है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से समझें और उसके प्रयोग के विधि को अडॉप्ट करें। यही तभी जाकर के समाजशास्त्रीय भाषा शैली का निर्माण शुरू होगा। समस्त सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश किए हैं ताकि आप इसको सुगमतापूर्वक समझ सकें। इन कॉन्सेप्ट्स का समाजशास्त्र के फील्ड में बहुतायत प्रयोग होता है, लेकिन किस अवधारणा का प्रयोग किस संदर्भ में और कहाँ करनी चाहिए, इसके लिए आपको खास जागरूक रहना चाहिए और समझदारी के साथ प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज आप लिखना चाहते हैं कुछ और उसका अर्थ निकलेगा कुछ। हमने 25 साल के टीचिंग करियर में यह अनुभव किया है कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों में यह आम समस्या है। यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स का मूल अर्थ, संदर्भ एवं इसका प्रयोग पर खासी सावधानी बरतनी चाहिए। तमाम क्लासेस के कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान हमने खास रूप से यह अनुभव किया है कि विद्यार्थी तथ्यात्मक रूप से सही होने के बाद भी अगर भाषा शैली का प्रेजेंटेशन अगर समृद्ध नहीं होता है तो नंबर पाने में निश्चित रूप से पिछड़ जाते हैं। इसीलिए हर प्रकार के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों
के लिए यह आवश्यक है कि भाषा शैली पर हमेशा प्रयोग करते रहें और अपनी बातों को सूटेबल तरीके से प्रेजेंट करने का अभ्यास करते रहें। भाषा शैली का निर्माण एक दिन में या कुछ दिनों में नहीं होता है, इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले अवधारणाओं के मूल अर्थ और संदर्भ को समझें और किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस सीक्वेंस में होता है, इन सभी बारीकियों को समझने और इसके अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। समाजशास्त्र के फील्ड में बहुतायत प्रयुक्त होने वाले कतिपय कॉन्सेप्ट का लिस्ट हमने तैयार किया है। यहाँ पर देखें और आप समझें और साथ में यह प्रयास करें कि किन कॉन्सेप्ट का कहाँ प्रयोग होता है और किस अर्थ संदर्भ में प्रयोग होता है, इसके लिए भी अभ्यास करें। आइए कुछ अवधारणाओं को हम देखते हैं। इसमें पहला है सोसाइटी। आप जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। कहा जाता है सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आगे है स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल सोशियोलॉजी के फील्ड का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र के लिए धन का महत्व है, पावर पॉलिटिकल साइंस के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से स्टेटस एंड रोल सोशियोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से सोशल रिलेशन का निर्माण होता है, जिससे सोसाइटी बनती है और उसी का साइंटिफिक स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए यह बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आज के सेशन में केवल हम कॉन्सेप्ट का लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आगामी दिनों में सभी कॉन्सेप्ट का अलग अलग अर्थ संदर्भ और उसके संदर्भ में का जो की पॉइंट है वो आगे के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। सभी कॉन्सेप्ट के लिए कोशिश करेंगे कि अलग अलग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। आगे सोशलाइजेशन, ग्रुप्स, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल सिस्टम है। समाज के कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं, जैसे वैल्यू, नॉर्म्स, सैंक्शन, कंफर्मिटी एंड डिविएशन। मित्रों, यह जो पार्ट है वह समाज शास्त्र की मूल आत्मा है। जिस तरह से भारतीय संविधान के लिए प्रस्तावना मूल आत्मा कही जाती है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के रूप में जाने जाने वाले ये कॉन्सेप्ट्स समाज की मूल आत्मा है। उसी तरह से समाजशास्त्र की भी मूल आत्मा है। इसको समझे बगैर सोसाइटी को समझना बिल्कुल असंभव है। आप जानते हैं कि किसी भी देश या समाज का संचालन विधि विधानों एवं नियमों के माध्यम से होता है। उसी तरह से समाज के भी कुछ विधि विधान या नियम्स हैं जो सोशल लॉज के रूप में जाने जाते हैं। चूँकि समाजशास्त्र एक अनौपचारिक संगठन है, इस तरह से इसके विधि विधान और नियम भी अनौपचारिक हैं। इसके अंतर्गत है फोकवेज, मोर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये सब समाज के अलिखित कानून हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेडिशन के माध्यम से ट्रांसफ़र होते रहते हैं और सोशलाइजेशन के माध्यम से उसको सीख करके और एडॉप्ट करते हैं और उसी तरह से अपने व्यवहार प्रतिमानों को संपादित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंटेशन। इसके अंतर्गत स्लेवरी, स्टेट्स, कास्ट एंड क्लास, रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी है। दुनिया का हर प्रकार का समाज अपने
पर्सनल आइडेंटिटी को बनाए हुए गतिमान रहता है। इसीलिए सोशल कंट्रोल एंड चेंज से संबंधित कुछ रूल रेगुलेशन पाए जाते हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे एवोल्यूशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, रिवोल्यूशन और मूवमेंट। ये इससे जुड़ी हुई बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन सबों को भी समझने एवं इसके प्रयोग की विधि को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक समाज में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तरीके से कुछ सोशियो कल्चरल प्रोसेस पाए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंतर्गत कोऑपरेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इंटीग्रेशन की भावना पाई जाती है और डिसएसोसिएटिव के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और आइसोलेशन की भावनाएं पाई जाती हैं। इन सबों को भी बारीकी से समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्टेज में हमने टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को रखा है। हालांकि यहाँ पर हमने केवल मौलिक अवधारणाओं को रखा है। इस टॉपिक का जब हम डिस्कशन करेंगे तो उससे जुड़े हुए और जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इसमें सोशल है, सोशल में जैसे फैमिली है, मैरिज है, किनशिप सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, इसी प्रकार के और कुछ अवधारणाएं हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम और उससे जुड़ी हुई जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सबों को हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। कई प्रकार के समाज होते हैं, इसको हमने टाइप्स ऑफ सोसाइटी में इंडिकेट किया है। यह है ट्राइबल, रूरल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। इस प्रकार सोशियोलॉजी के फील्ड में प्रयोग में लाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स है, इसका लिस्ट आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। हालांकि देखने में यह एक पेज जैसा लगता है, लेकिन समझना इसको उतना ही कठिन है। बहुत अनुभवी व्यक्ति भी इस अवधारणा को समझने में कभी कभी भूल या भ्रम के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसको समझने और सतत अभ्यास करने की जरूरत है, तभी जाकर के आपकी समाजशास्त्रीय भाषा शैली समृद्ध हो पाएगी और आप समाजशास्त्र को समझने में कारगर सिद्ध हो पाएंगे। समाजशास्त्र का तीसरा पार्ट है सोशियोलॉजिकल थॉट का, और थॉट से विद्यार्थी या उस विषय से जुड़े हुए व्यक्तियों का इंसाइट डेवलप होता है। इसलिए थॉट को बहुत केयरफुली समझने की आवश्यकता है। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स और इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। यहाँ पर जो हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का लिस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं वह हर प्रकार के पाठ्यक्रम और एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। ये थिंकर्स लगभग सभी परीक्षा में समान रूप से पढ़ाए या इनके कंट्रीब्यूशन की चर्चा की जाती है। वेस्टर्न के अंतर्गत हैं अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पेरेटो, रॉबर्ट के मर्टन, टेलकॉट पार्सन्स, पी.ए. सोरोकिन और जी.एच. मीड। ये मेन पायनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर के अंतर्गत आर.के. मुखर्जी, जी.एस. घुर्ये, इरावती कर्वे, एन.के. बोस, आंद्रे वेते, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं। थॉट और थ्योरी से किसी भी विषय का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर इन सभी थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन को बहुत बारीकी से समझने और उस पर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है।
सोशियोलॉजी का चौथा पार्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। थ्योरी से पर्सपेक्टिव का निर्माण होता है। हर विषय किसी घटना को अपने अर्थ और संदर्भ में देखता है और उस अर्थ और संदर्भ को समझने की क्षमता जो है वो थ्योरी से डेवलप होती है। इसलिए सोशियोलॉजिकल थ्योरी को भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक विद्यार्थियों को समझना चाहिए। यहाँ पर आपकी सुगमता के लिए सोशियोलॉजिकल थ्योरी को दो भाग में बांट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि इस तरह का डिवीज़न किसी सिलेबस में नहीं है, यह केवल आपके समझने की सुगमता के लिए हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला है एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरी और दूसरा है न्यू सोशियोलॉजिकल थ्योरी। एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत फंक्शनलिज्म है, जिसके मेन जो स्पोक पर्सन है वो रॉबर्ट के मर्टन है और टेलकॉट पार्सन्स हैं। टेलकॉट पार्सन्स के सिद्धांत को सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। यह पार्ट है फंक्शनलिज्म थ्योरी का। तो ये इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसके जो मेन थ्योरियन हैं वो है कार्ल मार्क्स और राल्फ डहरेनडॉर्फ। इन्होंने पूरे विश्व के समाज को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। अगला है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। इसके अंतर्गत जीसी होमेंस, पीटर ब्लाउ और आल्विन गुल्डनर आते हैं। अगला है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। इसके अंतर्गत सीएच कुले, जीएच मीड, ब्लूमर और कुर्न है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का एक सब पार्ट है जिसको हम ड्रामेटर्जी कहते हैं। हिंदी में उसको अभिनय शास्त्र कहा जाता है और इस ब्रांच के जो संस्थापक हैं वो गॉफमैन हैं। अगला है फिनोमेनोलॉजी। इसके संस्थापक हुसर्ल है। अगला है इथनोमेथोडोलॉजी और इसके जो फाउंडर है वो गार्फिंकेल है। अगला है स्ट्रक्चरलिज्म। ये लेवी स्ट्राउस के नाम से जाना जाता है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी का जो दूसरा पार्ट है वो उसको हमने न्यू सोशियोलॉजिकल थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किया है। इसके अंतर्गत है न्यू फंक्शनलिज्म। यह फंक्शनलिज्म का ही एडवांस वर्जन है और इसके जो व्याख्याकार हैं वो जेफ्रे अलेक्जेंडर हैं, निकोलस लुहमान हैं और कुछ अन्य समाजशास्त्री भी हैं। दूसरा है न्यू मार्क्सिज्म। यह मार्क्सिज्म का मॉडर्न फेज है और इसके जो मेन सिद्धांतकार हैं वो हॉर्खैमर, एडोर्नो और मार्क्यूजे हैं। यह क्रिटिकल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसके अंतर्गत एडवर्ड सईद, पियरे बोर्डियो, मिशेल फुको, जोर्ज हेबरमास, एंथनी गिडेंस और मैनुअल कास्टेल हैं। इन सभी सिद्धांतों को आपके विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रख करके शॉर्टलिस्ट की गई है। लगभग इतने थ्योरी सारे एग्जामिनेशन को कवर करते हैं, इसलिए आपको इन थ्योरीज को खास रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी का पांचवा पार्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी विज्ञान की सारभूत शाखा होती है। किसी भी विज्ञान का विकास रिसर्च के आधार पर ही होता है। रिसर्च के आधार पर ही नित्य नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। साथ ही पूर्व में बनाए गए जितने भी सिद्धांत हैं उन सबों का टेस्टिंग भी होता है। इसीलिए अनुसंधान जो है वह बहुत ही एडवांस वर्क माना जाता है। यूजी और पीजी लेवल पर
रिसर्च मेथोडोलॉजी को एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का अगर सिलेबस देखें तो वहाँ भी समाजशास्त्र के एक सब पार्ट के रूप में ही दिखाया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग होता है रिसर्च के दौरान। जब हम पीएचडी डिग्री के लिए या स्वेच्छया किसी फील्ड का स्टडी करने के लिए जाते हैं तो इसके हर स्टेजेज की गहन जानकारी, साथ में उस पर सतत प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर के पीएचडी का जो कार्य है या अनुसंधान का जो कार्य है वह संपन्न हो पाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी विज्ञान की ज्ञान की शाखा नहीं है, बल्कि कार्य की शाखा है, क्योंकि अनुसंधान एक ज्ञान नहीं है बल्कि कार्य है। उसको प्रायोगिक तौर पर करने की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के उसके एक्चुअल फाइंडिंग्स सामने आते हैं। इसीलिए अनुसंधान का पार्ट पढ़ने वाले या अनुसंधान करने वाले की थिंकिंग, फीलिंग, क्रिएटिविटी में बहुत डीपनेस आते चला जाता है। रिसर्च मेंटलिटी वाला व्यक्ति हमेशा इनोवेटिव बना रहता है, छोटी सी छोटी घटनाओं में भी नयापन खोजने का प्रयास करता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमने 5 भागों में बांट करके और प्रेजेंट किया है। इसमें पहला है कंसेप्चुअलाइजिंग सोशल रियलिटी। इसके अंतर्गत रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर के कंसेप्चुअल बैकग्राउंड की जानकारी मिलती है। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंतर्गत जिस प्रॉब्लम को लेकर के आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके रूपरेखा का निर्माण होता है। तीसरा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। इसके अंदर इथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और कंपैरेटिव मेथड को सम्मिलित किया गया है। चौथा है टेक्निक्स। इसके अंतर्गत सैम्पलिंग, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी को सम्मिलित किया गया है। और अंतिम चरण में हमने इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड थ्योराइजेशन को सम्मिलित किया है। इस प्रकार रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स को एक नवीन प्रकार का विजन प्रदान करता है। सोशलॉजी का दूसरा पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ सोशलॉजी या अप्लाइड सोशलॉजी। इसके अंतर्गत सोसाइटी के डायनेमिक, चेंजेबल एंड प्रॉब्लमेटिक इशू को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर आपके जानकारी की सुविधा के लिए हमने कुछ सूत्रबद्ध तरीके से फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया है, जिसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, कास्ट रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड एंड ऑल काइंड ऑफ चेंजिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम को हमने सम्मिलित किया है। यहाँ पर केवल हम सूत्रबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स निकलेंगे इसमें से, जो आपके सिलेबस में और रेगुलर कोर्सेज के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। के अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वोमेन्स को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, जो इमर्जिंग वर्ल्ड सोसाइटी का एक स्वरूप है, इसको भी एप्लीकेशंस ऑफ सोशलॉजी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। साथ ही इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, आप देखें तो 2-3 दशक से यह बहुत ही चैलेंजिंग सोसाइटी का एस्पेक्ट बन गया है। इसको भी
अप्लाइड सोशलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही 2-3 दशक के दौरान अगर आप देखें तो मास मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है और इससे हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में समाज कैसे अछूता रह सकता है, इसलिए इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी के रूप में हम अलग यहाँ स्थान दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ सोशलॉजी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे प्रॉब्लमेटिक इशू का समझना और उसको व्यक्त करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि एप्लीकेशंस ऑफ सोशलॉजी के किसी भी पहलू पर अध्ययन करते समय केवल 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें पहला है फंडामेंटल्स ऑफ सोशलॉजी की गहन जानकारी, दूसरा है प्रॉब्लम के मूल नेचर की जानकारी, तीसरा है प्रॉब्लम से संबंधित जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसकी, और चौथा है वो है आपके एनालिटिकल पावर की क्षमता। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो आप किसी भी समस्या के तह तक जा सकते हैं और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको उत्तर के रूप में जाकर के प्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आज के सेशन में ग्रेजुएशन से लेकर के यूपीएससी तक के सभी के सिलेबस को ध्यान में रख करके समाज शास्त्र को आसान तरीके से समझने एवं उससे पढ़ने के तरीकों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। चूँकि ऑल इन वन के रूप में संपूर्ण समाज शास्त्र को यहाँ हमने प्रेजेंट किया है, इसीलिए समाज शास्त्र थोड़ा व्यापक स्वरूप में दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी एग्ज़ाम में भाग लेना चाह रहे हों या कोई पाठ्यक्रम कर रहे हों या आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों या करना चाह रहे हों और पार्टिकुलर किसी सिलेबस की परिचर्चा चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। खास करके उस पाठ्यक्रम के लिए या उस एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र को और आसान तरीके से फॉर्मुलेट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के परीक्षा में भाग लेने जा रहे हों या लेने का मन बना रहे हों और समाजशास्त्र एक विषय के रूप में चयन करने की स्थिति में हों, उन सबों से मेरा यही सुझाव है कि आप समाजशास्त्र को आंख बंद करके चयन कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत आसान विषय है। सिलेबस थोड़ा बड़ा जरूर दिखाई देता है लेकिन उतना है नहीं। साथ में समाजशास्त्र की तैयारी से आपका जनरल स्टडी का भी पेपर तैयार हो जाएगा। साथ में हर एक एग्ज़ाम में एक इंडिपेंडेंट पेपर के रूप में एसे का पेपर होता है, एसे राइटिंग का पेपर होता है और समाजशास्त्र की तैयारी के साथ एसे राइटिंग का भी पेपर तैयार हो जाएगा। इसलिए यह 3 in 1 के रूप में जाकर के काम करेगा। इस सेशन के उपरांत समाजशास्त्र के टॉपिक्स पर डिस्कशन आरंभ करेंगे और कुछ डिस्कशन लाइव भी करेंगे। इसीलिए आप सबों से ये हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।